देखिए हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं 10th क्लास लेवल पे, सिर्फ 10th क्लास लेवल पे बात कर रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ह्यूमंस का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आप सिस्टम तो पता ही है, लेकिन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन थोड़ा सा देख लीजिए। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है? देखिए दो तरीके की ग्लैंड है, ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपने सिक्रीशंस को बाहर निकालती है, यानी आउटसाइड द बॉडी। आपने कहा सिक्रीशंस कहां जा रहे हैं? अपने आप से, अपनी ग्लैंड के बाहर निकल रहे हैं, हम बता भी चुके हैं आपको। और ये ग्लैंड जो होती हैं सिक्रीशन निकालने के लिए इनके पास डक्ट होती है, ये डक्टेड ग्लैंड है, यानी कि इनके अंदर ट्यूब मिलेगी, डक्ट मिलेगी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती हैं? डक्टलेस होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन करती है, जो कुछ भी निकालती हैं, उस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कुछ भी निकालती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? जो सिक्रीशन निकाला वो एंजाइम, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकला सिक्रीशन वो हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर हैं वो एक सिस्टम फॉर्म करेंगे, उस पूरे सिस्टम को हम कह देंगे एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कह देंगे? एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और उस एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी सारी ग्लैंड्स आ जाएंगी। कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो बॉडी के अंदर है वो वाली ग्लैंड्स आ जाएंगी, ठीक। बात समझ में? अब हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। तो आप यहां ध्यान से देखिए, इतनी ग्लैंड्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। हाइपोथैलेमस सबसे पहली, सबसे ऊपर ब्रेन में होती है, उसके जस्ट पीछे की तरफ पीनियल ग्लैंड है, और नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सब तीनों कहां मिल रहे हैं आपको? ब्रेन में मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद गले में यहां थायराइड ग्लैंड, और थायराइड के अंदर धसी हुई दो पैराथायराइड ग्लैंड मिल जाएंगी। इसके बाद थाइमस मिल जाएगी आपको, हार्ट के ऊपर थाइमस मिल जाएगी। फिर किडनी और स्टमक के जो आपकी ड्यूडेनम होती है, स्टमक से निकल के जो ड्यूडेनम आ रही है, ठीक है, उस ड्यूडेनम में पैनक्रियाज आपका लगा हुआ होता है, वो पैनक्रियाज हो गया। ये मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। इसके बाद किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ओवरीज और टेस्टिस, इन दोनों को मिला के गोनैड्स बोलते हैं, ये भी एज अ ग्लैंड वर्क करते हैं, ठीक है। इसे गोनैड्स बोल देते हैं, दोनों को मिला के। ये मेल में ओवरीज और फीमेल में टेस्टिस होते हैं, जो एज अ ग्लैंड वर्क करेंगे। क्लियर? तो हम अगर एक बार ध्यान से देखें तो कितनी ग्लैंड है हमारे पास? इतनी ही ग्लैंड है। नाम हम बोले दे रहे हैं जल्दी जल्दी। अब आप लोग इन ग्लैंड्स को याद करने के लिए मेरे साथ साथ बोलते चले, आपको याद रहेगा। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरीज एंड टेस्टिस, यानी कि गोनैड्स। हो गई? इतनी ग्लैंड आपको याद करना है। क्लियर है? ये 10th क्लास के ही लेवल की है, इसके ऊपर नहीं कुछ जा रहे हैं, आपको पहले बता दे रहे हैं। कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो टेम्परेरी काम करेंगी, यानी हमारे इंटेस्टाइन भी एज अ ग्लैंड वर्क करेगी, यानी उससे भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, आपके स्टमक से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक एक ग्लैंड के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। यहां आपको सारी ग्लैंड्स बता दी, ठीक। ग्लैंड्स बता दी, कोई बोलेगा मेरे साथ में? बताइए कौन सी है? हाइपोथैलेमस, फिर पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिस। इन्हीं को मिला के क्या कह दिया? ठीक। चल अब बात कर लेते हैं एक एक ग्लैंड की। सबसे पहले हाइपोथैलेमस को उठाएंगे और हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या करता है, कहां होता है, ठीक है। हटा दें इसको, ठीक, हटा सकते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन में कुछ इस तरह से, ये आपका ब्रेन हो गया, और ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये 4 ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। डायनसेफेलॉन को डिवाइड करेगा था एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहां कहीं पे आपका हाइपोथैलेमस है। इस अंदर जब काट के देखेंगे तो यहां कहीं पे, और इस हाइपोथैलेमस के पीछे यहां कहीं पीनियल ग्लैंड है, और ये यहां से एक ट्यूब ऐसे निकली हुई है डक्ट, और यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा तगड़ा रिलेशन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस डक्ट के थ्रू, ठीक।
हम सारी चीजों का डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। अगर इसके लिए आपको जाना है तो 11th क्लास की मेरी वीडियोस हैं सारी, 11th और बीएससी की, उसमें आप देख सकते हैं। हम सिर्फ 10th लेवल पे बात कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को गवर्न करते हैं, यानी इससे कुछ रिलीजिंग और कुछ इनहिबिटिंग एंजाइम निकलते हैं। यानी कुछ एंजाइम हार्मोन ऐसे निकलेंगे जो क्या करेंगे, कुछ हार्मोन ऐसे निकलेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे रिलीज करो, और कुछ हार्मोन ऐसे निकलेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेंगे, अब बस अब बंद कर दो। तो कुछ रिलीजिंग और कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स निकल रहे हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स का नाम भी दे दे रहे हैं, ठीक है, हार्मोन का। तो यहां हार्मोन की ही डिस्कशन हो रहा है पूरा, जितना भी हार्मोन आपके होंगे। तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकलते हैं, और ये किसको गवर्न कर रहे हैं, कौन सी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। याद रखिएगा किस ग्लैंड को ये गवर्न कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड पता है तुम्हें, आपकी ज्यादातर ग्लैंड्स को गवर्न करती, ज्यादातर ग्लैंड्स से कहती है कि तुम ये काम चलाओ और ये काम रोको। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी बड़ी वाली है कि वो बाकी ग्लैंड को गवर्न कर रही है। इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कह देते हैं, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस तो इस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, इसे सुप्रीम कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर, ठीक, ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, या इसे कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस के बारे में जानकारी होगी, इतनी बात समझ में आ गई। 10th लेवल पे बस इतना ही समझना है आपको, ये नहीं समझना कौन कौन से ACTH एंटीडाई, अब छोड़ दो, बाकी सारे हार्मोन्स के नाम ही यहां छोड़ दो, हम नहीं इसकी कोई बात करेंगे कि कौन सा रिलीजिंग है कौन सा इनहिबिटिंग है। अगर इसको देखना है तो मेरी ही वीडियोस हैं 11th क्लास की, आप उनको देख सकते हैं, उसमें हमने बाकायदा डिटेल में बात करेंगे। यहां सिर्फ हम जनरल डिस्कशन करेंगे 10th लेवल पे। हाइपोथैलेमस का काम खत्म। अब हाइपोथैलेमस के बाद हम जो जिस ग्लैंड का नाम यहां लिखने जा रहे हैं वो हाइपोथैलेमस के ही साथ में लगी हुई ग्लैंड है। वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले तो ये हाइपोथैलेमस था आपका, और इससे ये जुड़ी हुई थी कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। समझिएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। ये जिस चीज से जुड़ी हुई है उसे हमने कह दिया है इनफंडिबुलम, ठीक। यानी इसी के थ्रू हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स आते होंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कहते होंगे कि तुम ये काम करो या ना करो, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में बांट दिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, या इसी को पार्स डिस्टैलिस बोलते हैं, डिस्टैलिस, ठीक, पार्स डिस्टैलिस बोलते हैं। और पीछे वाले को, ये वाला जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसे हम कह देते हैं पार्स नर्वोसा। अभी बताएंगे क्यों कह रहे हैं, ठीक है। या इसे, जैसे वो एडिनोहाइपोफाइसिस था, इसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। यानी कि आप पिट्यूटरी के दो पार्ट में बांट रहे और वो कंट्रास्ट में, यानी अगर हम गए एंटीरियर तो उसका पोस्टीरियर, अगर हम कहते हैं एंटीरो हाइपोफाइसिस तो पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस, अगर हम कहते हैं पार्स डिस्टैलिस तो वो पार्स नर्वोसा। समझ में आई बात? यानी आप जब कहोगे तो सिर्फ दो नाम ही लोगे कंट्रास्ट में, यानी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में बांटा। अगर हमने कह दिया एंटीरियर तो दूसरा पार्ट कौन सा होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर हमने कह दिया
पार्स डिस्टेलिस तो दूसरा पार्ट क्या होगा? पार्स नर्वोसा। अगर हमने कह दिया एडिनो हाइपोफाइसिस तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। दो ही नामों का आप जिक्र करोगे, लेकिन हमने बता दिया कि इनके अदर नाम ये भी है, यानी पोस्टीरियर कह दो, पार्स नर्वोसा कह दो, या न्यूरो हाइपोफाइसिस कह दो। इसे एंटीरियर कह दो, एडिनो हाइपोफाइसिस कह दो, पार्स डिस्टेलिस कह दो। हालांकि यहाँ पार्स इंटरमीडिया भी होता है, लेकिन 10th क्लास में हम इसका कोई जिक्र नहीं कर रहे। ठीक, बीच में पार्स इंटरमीडिया भी होता है। अब देखिए होता क्या, यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन निकालती है, रिलीजिंग फैक्टर यहां से आते हैं, और वो रिलीजिंग फैक्टर यहां से हार्मोन्स को निकलवाएगा। यानी कि हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स आए रिलीजिंग वाले, हमने आपको बताया दो तरीके के हार्मोन रिलीजिंग, वो रिलीजिंग वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से कहते हैं निकालो भाई ये वाला हार्मोन निकालो। जैसे ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन आ जाएगा। जैसे हमने कह दिया प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोलैक्टिन दूध के लिए होता है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, ये निकल गया। इसके अलावा हमने और हार्मोन्स के नाम ले दिए तो उनके रिलीजिंग आ जाएंगे। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, उसका रिलीजिंग हार्मोन यहां से आ जाएगा। ठीक, यहां क्या होता है पोस्टीरियर के पार्ट में, हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन्स आते हैं, हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन्स आ जाते हैं। न्यूरॉन्स तो आप जानते हैं, साइटोन, एक्सॉन, ये सारी चीजें होती है। तो न्यूरॉन आ गए और वहां से हार्मोन्स डायरेक्ट ये रिलीज करने के लिए आते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन भाई किसका होगा? हाइपोथैलेमस का रिलीज होगा। बनता हार्मोन हाइपोथैलेमस में से निकलता पिट्यूटरी से, लेकिन हम इसे कहेंगे क्या? भाई हमें जो दिख रहा है सामने वो किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिन, वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन दो निकले पोस्टीरियर से। एंटीरियर से कौन कौन से निकलते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए यहीं से हार्मोन निकले। ठीक, इसके अलावा कुछ और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलते हैं, उन्हें हम यहां पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, जितने हार्मोन यहां डिस्कशन के लिए हैं बस उतने ही निकालेंगे, वरना टोटल पिट्यूटरी इधर तो 7-8 हार्मोन निकलते हैं, हम सिर्फ 2-3 के नाम लिखना है। ठीक है, सिर्फ 10th लेवल को चलना भाई, हम 10th के ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर जाना है। पूरा चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम का है, 11th क्लास का पढ़ डालिए अगर बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। 10th क्लास में इतना पढ़ोगे पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आते हैं, बस हमें यही कराना है, ज्यादा ज्ञान नहीं। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन की बात करें। ग्रोथ हार्मोन का काम आप खुद ही समझ रहे हो। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर एक हार्मोन निकलना शुरू हो गया उसकी ग्रोथ के लिए, उसे हमने क्या कह दिया? तो ग्रोथ हार्मोन। लेकिन आपको पता है हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, और जो हार्मोन डिसबैलेंस हुए वही दिक्कतें आना शुरू हो गई। आपने YouTube के ऊपर एक चैनल देखा होगा, छोटे मियाँ वाला, जिसमें वो लड़का है अपना खूब काम कर रहा है, लड़का नहीं तो है तो बड़ा ही, लेकिन छोटा ही सा है तो लड़का ही लग रहा है, तो बोना है। ठीक है, डॉर्फिज्म, समझ में आ गई बात? छोटे मियाँ क्या है? डॉर्फिज्म के शिकार है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो डॉर्फिज्म, अगर ज्यादा निकल रहा है जाइगेंटिज्म, खाली जैसे बड़े बड़े बन गए, जाइंट लोग बन गए, ज्यादा निकल रहा है तो डॉर्फिज्म और जाइगेंटिज्म। ठीक, दो तरीके के हार्मोन्स आपके निकल रहे हैं, वो इनके डिफेक्ट हैं। यानी कि अगर ज्यादा निकल रहा है, एक्सेस में है, तो जाइगेंटिज्म, जाइंट बनेगा। अगर लेस निकल रहा है तो डॉर्फ बनेंगे, छोटे बनेंगे, बौना बना जाएगा। ठीक, इसके अलावा प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, आपको पता है कि जब बेबी होगा तो मिल्क फीडिंग कराएगी फीमेल, मिल्क फीडिंग
के लिए हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। मिल्क रिलीजिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन, मिल्क फीडिंग प्रोलैक्टिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? ये थायराइड ग्लैंड से कहेगा कि अब तुम स्टिमुलेट हो जाओ, अपने हार्मोन निकालो, थायराइड हार्मोन निकलेंगे यहां से। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, यहां से बर्थ हो गई, यानी जब बर्थ के टाइम पे जो हार्मोन निकलता है कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। एडीएच या वैसोप्रेसिन, ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, किडनी में वाटर को क्या कराएगा? रीअब्सॉर्ब करेगा। फंक्शन लिखते चलना, तुम सारे बातें बता रहे, फंक्शन लिखते चलना। जब वाटर को रीअब्सॉर्प्शन कराना होगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, आपने पानी कम पिया है तो यूरिनेशन कम होता है, पानी यूरिन कम बनती है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन कौन कराएगा? वेसोप्रेसिन। और अगर ठंड बहुत ज्यादा, आपने पानी ज्यादा पी लिया है तो वाटर को बाहर निकालेगा, ये वेसोप्रेसिन कम निकलेगा, जिसकी वजह से वाटर का यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। वेसोप्रेसिन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ये किडनी से वापस ले लेगा। हमने आपको बताया था वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है किडनी में, तो वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेगा। और अगर वाटर को रिलीज करना है तो वेसोप्रेसिन कम निकालो, वाटर रिलीज हो जाएगा। समझ में आई बात? ये किससे निकल रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। इसको गवर्न कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, इसीलिए इतने ढेर सारे हार्मोन निकल रहे हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्लियर? पीनियल ग्लैंड। तो अगली ग्लैंड कौन सी होगी? पीनियल। ठीक है, पीनियल ग्लैंड में क्या होगा? पीनियल ग्लैंड आपकी कहां पे होगी? पीछे की तरफ, ब्रेन में ही होती है। ठीक, मिड ब्रेन के पीछे की तरफ होती है पीनियल ग्लैंड। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसका हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। इस हार्मोन का नाम क्या है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या काम करता है? ये आपका पीनियल ग्लैंड, पहली बात तो समझ लीजिए है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। ठीक, मेलाटोनिन का काम क्या होता है? स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करना आपके, यानी कि कब सोना है कब जागना है, बॉडी को ये अपने आप से पता चलने लगता है। ये हार्मोन कौन सी ग्लैंड बताएगी? पीनियल ग्लैंड बताएगी। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये पीनियल ग्लैंड का काम हो गया, बहुत ही सिंपल। 10th क्लास में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इतना ही है। पीनियल ग्लैंड, स्लीप अवेक साइकिल। ठीक, उसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। हार्मोन का नाम मेलाटोनिन। असल में होता क्या है, स्लीप अवेक साइकिल बिगड़ने लगे आजकल मोबाइल देखते देखते। हमारी आंखों से इसका काफी कनेक्शन होता है, आंखों से इसका कनेक्शन काफी है। जितनी ज्यादा रोशनी जाएगी उतना कम मेलाटोनिन बनेगा, तो ये दिक्कतें होती है, स्लीप अवेक साइकिल बिगड़ने लगता है। क्यों? आप लोग मोबाइल लगाए हुए हैं दिन रात, रात में सो रहे हैं तो मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं, तो इस वजह से आपका स्लीप अवेक साइकिल बिगड़ने लगे। ठीक है, और डिटेल वीडियो इसकी हमने डाली हुई है 11th क्लास की, उसमें और डिटेल में बात करें कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है या बाकी चीजों पे कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन यहां 10th लेवल पे इतना पढ़ लो, काम हो गया। ठीक, आगे बढ़े। पीनियल ग्लैंड के बाद हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, यानी ब्रेन का किस्सा खत्म। अब हम ब्रेन से थोड़ा नीचे उतर गए हैं, कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। जो थायराइड ग्लैंड है ये कहां होती है? आपकी गर्दन में है, और ये बाइलोब्ड है। ऐसे इसमें दो लोब, ये दोनों लोब जो हैं इस्थमस से जुड़े हुए, इस्थमस से दो लोब जुड़े हुए, बाइलोब्ड ग्लैंड है। ठीक है, और ऐसे है, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये पीछे, पीछे से खाली ऐसे, यानी कि जब इसे पीछे देखोगे तो ये खाली लोब मिलेगा, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, पीछे से देखोगे। और आगे से देखोगे तो ये पूरी ऐसे दिखेगी, यहां इस्थमस हो गया, सामने इस्थमस, एक लोब इधर एक लोब इधर। ठीक, समझ में आ गई? तो ये जो ग्लैंड है इसमें पीछे की तरफ से देखने पे इसमें दो, ये पीछे से बैक व्यू, फ्रंट व्यू पे कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन पीछे से देखोगे तो एक लोब में दो दो पैरा थायराइड ग्लैंड मिलेंगी। पीछे से देखने पे इसमें क्या मिलेगी? पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि यहीं पे हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में भी बात करेंगे, और यहीं पे भी हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में भी बात कर लेंगे। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है उससे जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये दो तरीके के हो सकते हैं, T3 थायरॉक्सिन हार्मोन। ये कितने दो तरीके के हो सकते हैं, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन
और T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक, थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन निकला, इसका नाम क्या था? कैल्सिटोनिन। तो कुल मिलाकर अगर आप इनको भी इंडिविजुअल हार्मोन कहें तो T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन नाम लिख लेना, ट्राई आइडोथायरोनिन, और 4 है टेट्रा आइडोथायरोनिन। यानी एक अमीनो एसिड था, हम नाम नहीं लिख रहे उसका, एक अमीनो एसिड था, उसमें एक आयोडीन लगा, दूसरा आयोडीन लगा और तीसरा आयोडीन लगा, 3 आयोडीन लग गए उस अमीनो एसिड में, नाम क्या बन गया? ट्राई आइडोथायरोनिन। अगर 4 आयोडीन लग जाते तो क्या हो जाता? टेट्रा आइडोथायरोनिन। समझ में आ गई बात? दूसरा हार्मोन कौन सा है? कैल्सिटोनिन। ठीक, पूरा स्ट्रक्चर देखना है, अगर पूरे डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास की वीडियो पढ़ी हुई है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे 11th क्लास की वीडियो का, पूरा प्लेलिस्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, हम पूरा लिंक दे देंगे उसमें, हर चैप्टर हर एक उस वीडियो के बारे में ग्लैंड का इंडिविजुअल वीडियो है, आराम से डिटेल पढ़िए। लेकिन यहाँ 10th लेवल पे आप पढ़ लीजिए बस। अब इनके काम देखिए, मेन हार्मोन जो है आपका वो कौन है? T3। ठीक, और इसका काम क्या होता है? ये कंट्रोल कराता है क्या? मेटाबॉलिक रेट। ठीक, किसकी मेटाबॉलिज्म हम आपको बता चुके हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा आपको मुझे? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसमें 2 टर्म आ गए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, टूटने वाला प्रोसेस है, यानी चीजों को अगर तोड़ा जाए तो वो जो प्रोसेस है उसे कैटाबॉलिज्म। यानी कि आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने प्रोटीन तोड़ा और लास्टली क्या बना लिया था प्रोटीन तोड़ के? जल्दी से बताओ। प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड में बदल गया था। कार्बोहाइड्रेट तोड़ा था तो क्या बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ऐसे ही फैट्स को तोड़ा था, क्या बनाया था? ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ दिया था एट दैट, यानी इसको हमने तोड़ा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया, कैटाबॉलिज्म। अब ये हमने तोड़ने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद हम इसे एब्सॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। वो किस में बदल जाता है वापस? अमीनो एसिड से वापस प्रोटीन बन जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, इनसे वापस कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, और इससे फैट वापस बन जाएगा। तो क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एनाबॉलिज्म। और दोनों को मिला के टोटल जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शन हुई, दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया? यानी आपके अंदर जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है टोटल, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन कर रहा है? T3। और बेसिकली T3 क्या, हम उसको आपके लेवल पे आप इसे कहोगे थायरॉक्सिन कंट्रोल कर रहा है। बात खत्म कर दो, चाहे T3 लिख दो चाहे थायरॉक्सिन लिख दो। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का काम ये है, T4 भी वापस से T3 में बदल के ही ये काम करेगा। T4 भी बदल जाता है T3 में, और तब ये काम मेटाबॉलिक रेट का करने लगता है। ठीक, एक आयोडीन हटा देगा, T4 T3 बदल जाएगा, क्या ही है उसमें। देखो 10th लेवल पे इतना टेंशन लेने की नहीं है, सिंपल आपको फंक्शन डायरेक्ट याद करना है। लेकिन जैसे आप 11th लेवल पे आओगे, नीट लेवल पे आओगे, वहां आपका शुरू हो जाएगा सीधा कंपटीशन, वहां निकल जाएगी। तो वहां इंडिविजुअल आपको हर एक बारे में पता होना चाहिए कि साहब ये करता है, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो ये। अभी इसके हाइपर और हाइपो के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसफिशिएंट। अब ये आयोडीन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? आयोडीन दिख रहा है। यानी कि इस हार्मोन को बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? जो आयोडीन ना मिला तो क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से ये ग्लैंड जो है, इसमें जो डिजीज आएगी उसे क्या कह देंगे? ग्वाइटर, घेंगा रोग हो गया, ठीक, जिसकी वजह से आपकी ग्लैंड बढ़ने लगेगी, इनलार्ज हो जाएगी।
ठीक, इसके अलावा एक ग्रोथ, एक और आता है नाम क्रिएटिनिज्म। ये क्या होता है? स्लो बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट। ठीक, समझ में आ गई बात है? नहीं, ये बच्चों में हो जाती है डिजीज क्रिएटिनिज्म। ग्वाइटर याद रखिए, मेन यही है ग्वाइटर। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन हमने आपको बताया, कौन सा? अच्छा, एक चीज और बताइए, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कब मनाया जाता है, पता है? आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे 21 अक्टूबर, याद रखिएगा, 21 अक्टूबर इज आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे, IDD। क्लियर हो गई बात? अगर मान लो, अभी तो ये बात थी किसकी? हाइपोसिक्रेशन में। हमने कहा थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी में। किसकी? हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आपको हो गई ग्वाइटर। और अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? ग्रेव्स डिजीज। ये क्या है? हाइपर सिक्रेशन। अगर आपने कहा ज्यादा निकलने लगा तो ये हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ज्ड आई हो जाएंगी। ठीक है, आंखें जो है वो उबरी उबरी नजर आएंगी, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये अगर ज्यादा दिन तक रहा तो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है आदमी। ठीक, अब बात कैल्सिटोनिन की। नाम ही बता रहा है कुछ, कैल्सिटोनिन नाम ही कुछ बता रहा है, क्या होगा? कैल्शियम हार्मोन जो है, कैल्शियम के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन है। कैल्सिटोनिन को हम थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। और ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा। हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, उसमें कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। यानी कि देखिए, आपकी ये बोन, हड्डी में क्या होता है कि कैल्शियम जमा होता है। तो अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन है तो आपके ब्लड से निकल के ये हड्डियों के अंदर जमा होता जाएगा कैल्शियम। हड्डियां जो हैं वो मजबूत होंगी। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम कर रहा है? ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। ये दोनों हार्मोन कहां से निकल रहा है आपके? कौन सी ग्लैंड से? किस ग्लैंड से निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये दोनों हार्मोन इस ग्लैंड से निकल रहे हैं। इसके बाद अब अगली ग्लैंड कौन सी है? इसी में धसी हुई एक ग्लैंड है, वो कौन सी है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैरथ हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन है? पैरथ हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक, पैरथ हार्मोन कहलाता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड। और ये कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करेगा। इसने क्या करा था? ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम किया। ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करा था, बोन में डाल दिया था कैल्शियम, तो ब्लड से तो कम हो गया था। ये क्या करेगा? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। पैरथ हार्मोन क्या कर रहा है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत? यानी ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा? बोन से खींच लेगा, बोन से कैल्शियम को निकाल के किसमें डालेगा? ब्लड में। अब हड्डियां मजबूती के बजाय क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। लेकिन कब तक? जब तक बैलेंस नहीं है। अगर ये एक्सेसिव होने लगा, अगर ये एक्सेस में निकलने लगा, भाई इनके हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल थे तो ये काम कर रहा था, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था, यानी कि नॉर्मल, मतलब तुमने कहा ब्लड में कैल्शियम है, ज्यादा हुआ अगर कैल्शियम तो क्या होगा?
कैल्सिटोनिन हार्मोन होगा, वो इसमें से कैल्शियम को निकाल के बोन में डाल देगा। कम हुआ तो बोन से निकाल के ब्लड में डाल देगा। ये दोनों ने एक दूसरे के ऑपोजिट पर वर्क किया। ऑपोजिट को कहते हैं एंटागोनोस्टिक। क्या बोलते हैं? एंटागोनोस्टिक। सो पैराथायरॉइड हार्मोन इज एंटागोनोस्टिक टू कैल्सिटोनिन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। एम आई क्लियर? अब जरा समझिए, अगर ये एक्सेस में निकल रहा है पैराथायरॉइड हार्मोन, ये डिसऑर्डर हो गया। अगर ये एक्सेस में निकल रहा है तो ये बोन से और ज्यादा कैल्शियम को खींचेगा, यानी अब नॉर्मल ब्लड का कैल्शियम लेवल तो मेंटेन है, लेकिन ये क्या करेगा, और ब्लड मिलाएगा ब्लड में, सॉरी और कैल्शियम मिलाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो खोखली होने लगेंगी, उनमें पोर्स आने लगेंगे। इसे क्या कह देते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल्स में ये ज्यादा देखा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, इसके बाद अब अगली ग्लैंड कौन सी आती है? अगली ग्लैंड कौन सी है? देखिए पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी है पहले तो ये बताओ। 2 पेयर, 2 इधर और 2 इधर। कहां धसी हुई है? थायराइड ग्लैंड के लोब में ही। थायराइड ग्लैंड कितनी बड़ी है? 2 लोब से मिलकर बनी है। ये दोनों लोब किससे जुड़े हुए हैं? इस्थमस से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो रही है? अब बात आती है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की। 2 तरीके की ग्लैंड है, अभी बताया आपने शुरू में ही, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी सबसे बड़ी? लिवर। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिवर। ठीक। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी, जो हार्मोन निकाल रही है? थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। याद रखिए इन सब चीजों को। ठीक, चलिए अब थायराइड पैराथायराइड हो गई। अब हम लोग आ गए हैं थाइमस ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, अगली ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो कहां होती है? ये हार्ट के ऊपर आपके सिचुएटेड होती है। पोजीशन समझ में आ गई? हार्ट पे सिचुएटेड है, बीच में है दिल। ये ना कहना कि साहब दिल तो हमारा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। हार्ट के ऊपर सिचुएटेड है, क्लेंच्ड फिस्ट के जैसा होता है दिल। दिल के ऊपर ये कौन है? थाइमस। हार्मोन कौन सा निकालती है? थाइमोसिन। और बेसिकली हमारे अंदर लिम्फोसाइट्स होती है। ठीक, ये WBC के ही छोटी बहन है, मतलब WBC का ही एक पार्ट है, एक टाइप है लिम्फोसाइट। 2 तरीके की होती है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। जो T लिम्फोसाइट है उनका डेवलपमेंट थाइमस ग्लैंड में तो होता है थाइमोसिन हार्मोन की वजह से। तो ये क्या कर रहा है? ये इन सेल्स को, पार्टिकुलरली इन सेल्स को इम्यूनिटी दे रहा है, ये इम्यून कर देगा। यानी कि थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है। समझ में आई बात है नहीं? ये हेल्प करती है किसमें? इम्यूनिटी। बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी बेचारों की कम होने लगती है, आपको पता होगा। च्यवनप्राश खाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाए, च्यवनप्राश खाए, है ना? तो इम्यूनिटी कम होने की वजह ये होती है कि थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे छोटी होने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस ग्लैंड भी डिटीरियोरेट हो रही, खत्म हो रही है। तो इसलिए जब हमारी एक अच्छी खासी एज हो जाती है, उसमें काफी कम हो जाती है, इसका फंक्शंस कम होने लगते हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। समझ में आ गई बात? बस इससे रिलेटेड इतनी सी बात में करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। इसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी? पैनक्रियास। थाइमोसिन हार्मोन, एक टाइप की WBCs, लिम्फोसाइट्स, उनको भी 2 तरीके की T और B। T लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती है थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस ग्लैंड के अंदर जाके एक्टिवेट होती है, यानी कि बोन मैरो में ब्लड बनता है, आपको पता? वहां बनने के बाद ये कहां चली जाएंगी? थाइमस ग्लैंड में। और वहां जाके अपने आप को सीखेंगे कि भाई हम कैसे लड़ें, बैक्टीरिया को कैसे मारें, इम्यूनिटी कैसे दें, सब सिखाता है कौन? थाइमस ग्लैंड। अब बात करें तो अगली ग्लैंड कौन सी आ रही है?
भाई ऊपर से उतरते ब्रेन में कौन सी थी फिर से बताइए। ब्रेन में 3 ग्लैंड कौन कौन सी? पिनियन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। इसके बाद नीचे उतर के आ गए थायराइड, उसके पीछे पैराथायराइड, इसके बाद और नीचे उतर के आ गए थाइमस ग्लैंड आ गई। अब और नीचे आ रहा है पैनक्रियास। ठीक, पैनक्रियास कहां सिचुएटेड आपको पता है? हमारा ये स्टमक है। और ये स्टमक जो है उसमें ये कौन है? पैनक्रियास है। ये पैनक्रियास है। ठीक, पत्ती के जैसा ऑर्गन है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है भाई साहब बड़ा बढ़िया इंसान, मजा आ जाता है इस ग्लैंड को देख के, बहुत बढ़िया। कह रहे साहब तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो तुम? एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन। कैसा एंडोक्राइन पढ़ रहे हो? क्या ठीक है, एंडोक्राइन पढ़ रहे हो। और जब तुम उधर डाइजेशन पढ़ रहे हो तब तुमने हमें पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा था। वहां हमने क्या करा था? एक्सोक्राइन। यानी कि हम एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है, ठीक, दोनों है। तो इसमें इसीलिए इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसके एक्सोक्राइन पार्ट है और इसमें एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, इसको जब हमने काटा, इसका टीएस लिया, इतने सेक्शन को काट के देखा, ठीक है, इतना छोटा सेक्शन काट के देखा, तो पता ये चला कि इसमें छोटे छोटे से ये ऐसे करके स्ट्रक्चर्स थे जिनमें ढेर सारी सेल्स थी। फिर ऐसे ही आ गया, यहाँ पे ऐसे ही आ गया, और इसी तरह से एक ऐसे बिल्कुल अरेंज इस तरीके से स्ट्रक्चर। इसको कह दिया पैनक्रियाटिक एसिनाई। इसे कह दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो तुम्हारा कौन सा पार्ट है? ये तुम्हारा पार्ट है एंडोक्राइन। और जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है वो कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन। यानी कि पैनक्रियाटिक एसिनाई से तुम्हारे क्या निकलेंगे? हार्मोन। एक्सोक्राइन है, हार्मोन्स निकलेंगे किससे? पैनक्रियाटिक एसिनाई से। ठीक, और एंडोक्राइन इससे क्या निकलेंगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेंगे हार्मोन्स। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है हमने बताया ढेर सारी सेल्स का ग्रुप है, ढेर सारी सेल्स का ग्रुप है ये, और यहां अंदर कैविटी है और ये सेल्स अरेंज है। ठीक, तो ये जो ढेर सारी सेल्स हैं कौन कौन सी हैं? अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और पीपी सेल्स हैं। आप 10th क्लास में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन हार्मोन निकालती है। ठीक, बीटा सेल्स इंसुलिन निकालती है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन निकालती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकालती है। ठीक, GON है ग्लूकागॉन। अब इनके काम सिर्फ 2 के, नाम बता दिया हमने, काम सिर्फ 2 के। काम क्या करते हैं आइए बताते हैं। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जब आपने खाना ज्यादा खाना, शुगर ज्यादा खा ली, यानी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले लिए, एट द एंड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में जाके टूट के ग्लूकोज बना देंगे। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए
तुम तो कह दोगे डायबिटीज हो जाएगी। ना ना ना, चिंता ना करो, डायबिटीज नहीं होगी। ग्लूकोज अगर ज्यादा हो गया है तो तुम्हारे पैंक्रियास से एक हार्मोन निकलेगा जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन कहां पहुंचेगा? लिवर में। कहां पहुंचा ये? लिवर में। और लिवर से कहता है भाई साहब जरा थोड़ा हमारी हेल्प करिए, ये इंसुलिन हम आए हैं, ग्लूकोज बढ़ गया है, जरा ग्लूकोज का क्या करिए, कन्वर्जन कर दीजिए किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजेनेसिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए तीर में सिर्फ आधा लगा हुआ है। जेनेसिस, जब कभी बायो में वर्ड आ जाए जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कोई चीज बन रही है। तो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया और जितना ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहां स्टोर हो गया? लिवर में। आपकी बॉडी के अंदर लिवर में स्टोर हो जाता है। अब तुम भूखे थे ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक भूखे रह गए, तो देर तक भूखे रहे तो खाना खत्म, ग्लूकोज ब्लड में खत्म हो गया। अब कह रहा है यार ग्लूकोज की तो कमी पड़ गई, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है लिवर के अंदर जाएंगे और कहेंगे भाई साहब जो हमने ग्लाइकोजन बनाया था उसे जरा ग्लूकोज में बदल दीजिए। वो कौन काम कराएगा? ग्लूकागॉन। और ग्लाइकोजन अब क्या हो रहा है? टूट रहा है। ग्लाइकोजीनोलिसिस। जब कभी वर्ड लिसिस आता है मतलब टूटना, डेथ हो जाना, खत्म हो जाना। और जब कभी जेनेसिस आ जाता है तो मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन यानी बनना। ठीक, यानी कि ये दोनों हार्मोन आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेंगे। एक ब्लड में ग्लूकोज जब ज्यादा होगा उसको कम कराएगा इंसुलिन, और जब ब्लड में ग्लूकोज कम होगा उसको बढ़ाएगा ग्लूकेगॉन, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देंगे। और ब्लड में जब ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन हो कहां रहा है? लिवर में हो रहा है। ऐसे समझ सकते हैं ये दोनों हार्मोन ठेकेदार हैं, खुद काम नहीं करेंगे, ये जाएंगे लिवर से काम करा दो भैया, ये तो ठेकेदार है, ऊपर से देखते रहेंगे और लिवर की सेल्स ये काम करेंगी, मजदूर वो है बेचारा, ये ठेकेदार काम करा। समझ में आई? कोई दिक्कत पैनक्रियास से? देखिए इसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात हम कर चुके थे। डक्टेड पार्ट होता है, इसमें डक्ट होती है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या निकालेगा? एंजाइम निकाल देगा। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इसके अलावा डीएनएज, आरएनएज, ये हार्मोन्स एंजाइम्स निकलेंगे जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा के हैं, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगली ग्लैंड। अगली ग्लैंड इसके जस्ट नीचे कौन मिलेगी आपको? किडनी। कौन सी ग्लैंड है अब? किडनी। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। वेरी गुड। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। तो अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। जब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो पहले तो ये बात कर ले किडनी कितनी होती है बताएंगे? दो होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। भगवान को पता था कि आदमी कुछ करे ना करे दारू जरूर पिएगा है, और इसलिए उसने सब कुछ एक दिया, लेकिन किडनी दो दे दी कि एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चला ले आदमी। किडनी जो होती है कुछ बीन शेप स्ट्रक्चर आपका है किडनी का, कुछ इस तरीके से है। किडनी के इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहां एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होती है अंदर से स्ट्रक्चर में। एड्रिनल का बाहर वाला पार्ट जो होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला। ठीक, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जनरल बात करेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। वैसे एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हम यहां एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकाल रहे हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे निकलेगा।
ठीक है, इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, शुरुआत जब हुई थी तो कुत्ते की बात करी थी कि एक कुत्ता आपके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, आप आगे आगे जा रहे थे, पीछे अचानक से भौंकता हुआ एक कुत्ता आया, आप जैसे ही देखा आप उसे देख के आप भी भाग लिए। तो अचानक से एक्टिविटीज होती है ना, सडन रिस्पॉन्स, उन सडन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कराने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल हार्मोन है। एड्रिनल हार्मोन, इसे फाइट फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फाइट फ्लाइट हार्मोन। यानी कि जब सडन एक्शन की बात आती है तब आप कहते हो कि भाई साहब हमें ये हार्मोन की जरूरत। अचानक से लड़ाई हो गई, कोई तुम पे हमला करने लगा, तो तुरंत बचाव के लिए जल्दी जल्दी एक्शंस करना शुरू करते। तो ये हार्मोन कौन सा है? फाइट फ्लाइट हार्मोन। समझ में आ गई बात? घबराहट हो रही है, अचानक से डर लगने लगता है कि पापा आ जाएंगे, देख लिया लगता पापा ने, अब क्या होगा, पसीने छूटने लगे, एड्रिनल हार्मोन है। ये मेटाबॉलिक रेट को अचानक से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो यही हार्मोन है भैया, इसी को पकड़ के मारना अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, एड्रेनालिन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा और रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अगला ग्लैंड, ये ग्लैंड हो गई, बस इतना इतना पढ़ना, ज्यादा नहीं। अगली ग्लैंड जो आती है हमारी वो है गोनैड्स, और नीचे उतरिए आए अब हम गोनैड्स। गोनैड्स में दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, मेल्स और फीमेल। मेल में टेस्टिस और फीमेल्स ओवरीज। टेस्टिस भी दो, ओवरीज भी दो। ठीक, पहले मेल के बारे में पढ़। टेस्टिस जो होते हैं ये सबसे पहली बात आउटसाइड द बॉडी होते हैं। कहां सिचुएटेड होते हैं? आउटसाइड द बॉडी, मेल में। और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को स्क्रोटम। मेल्स में टेस्टिस कहां होते हैं? स्क्रोटम में होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमेन में। ठीक, एब्डोमेन के नीचे। अब बात करते हैं लोअर एब्डोमिनल एरिया में ये टेस्टिस निकालते क्या है। देखिए हम लोग एक छोटे सा भी यहां बात करते हैं। टेस्टिस जो है वो जो हार्मोन निकाल रहे हैं उस हार्मोन का नाम है, सबको पता, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, क्या काम होता है बता दीजिए। जब ये पता तो काम भी पता होगा। बताइए। इसे मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन भी बोलते हैं। इसे हम मेल सेक्स हार्मोन, रिप्रोडक्शन में इसका और डिस्कशन करेंगे, या एंड्रोजन। ठीक, मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम। काम बताइए, कब निकलना शुरू होता है? पैदा होते ही निकलता है? नहीं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आफ्टर नहीं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि वो टाइम जब मेल, ठीक है, पुरुष क्या बनाना शुरू करते हैं? स्पर्म बनाना शुरू करते हैं। मेल्स में क्या होता है? स्पर्म बनते हैं, तो वो टाइम पे स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। ये पीरियड लगभग 13 से 15 साल के बीच में आता है, मेल फीमेल दोनों में। 13 से 15 साल के बीच में प्यूबर्टी आ जाती है। यानी इस टाइम पे आप हार्मोन्स रिलीज करोगे ये वाले, और अपने अंदर मेल्स क्या बनाएंगे? मेल्स के अंदर टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म। और फीमेल्स में ओवरी में क्या बनता है? ओवा। ये दोनों, ये मेल गैमीट और वो फीमेल गैमीट। ठीक है, वो टाइम जहां से शुरू कर दिया है उस टाइम तुमने क्या कह दिया है? प्यूबर्टी। ठीक,
टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी, पहले टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। आदमी को आप ऐसे ही फोन पे पहचान लेंगे कि आदमी बोल रहा है, ज्यादातर कुछ को छोड़ के ज्यादातर को पहचान लेंगे कि ये आदमी ही बोल रहा है। क्यों? आदमी की वॉइस जो होती है वो भारी होती है, हाई पिच वॉइस है या लो पिच है, तो अपना पिच समझिए। ठीक, कौन सी पिच अपनी खुद बनाओ। ठीक, तो आदमी की आवाज कैसी है? भारी है। इसके अलावा दाढ़ी मूंछें निकल रही हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मेल्स में ही मिलेगा। मेल्स की मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ही आता है। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं ओवरीज। फीमेल में ओवरीज होती हैं, टेस्टिस नहीं होंगे फीमेल में, ओवरीज होंगे। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं हमारे अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब सेक्सुअली दो अलग अलग लोग हैं, एक मेल है और एक फीमेल। मेल्स में मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होती हैं, मेल्स में मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होती हैं? नहीं होती। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का एक्टिव होती है। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होती है जिससे वो अपने यंग वंस को फीड कराती है, दूध पिलाती है। मेमोरी ग्लैंड एक्टिव है फीमेल। ठीक, और फीमेल ओवरीज से निकलते हैं दो हार्मोन। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या करते हैं ये किसी को पता है आप लोगों में से? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होता है उसको गवर्न करते हैं। ठीक है, हाँ, एक का इसका काम होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करना। थिक करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक, देखिए ये पूरा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते चीजें आप भूलने लगोगे, तो वहां ये और डिटेल में समझा देंगे। इन अभी फिलहाल से इतना समझो कि एस्ट्रोजन का काम है थिकेंस एंडोमेट्रियम लाइनिंग, और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है, हिप्स के ऊपर जो है वो फैट का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चेंजेस आते हैं। लड़कों की आवाज धीमी हो जाती है, लड़कियों की आवाज और पतली होने लगती है। ठीक है, वो अपना एक स्पेशल उनका साउंड अलग आने लगा, लड़कों का साउंड अलग आने लगा। प्यूबर्टी से ये सब शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये परसिस्ट कराता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, ठीक, बाकी चीजें अब क्या होती है कैसे होती है इसके बारे में डिस्कशन में डिटेल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरी बात करेंगे वहां पर। यहाँ आगे कुछ नहीं। इस तरह से आपकी सारी ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, सारी ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, लिख लिया है ये पूरा, लिखते चलना साथ साथ। चलिए देखिए, यहां से अब हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं सारी ग्लैंड्स का। देखिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होती है वो कहाँ होती है? ब्रेन में है, और ब्रेन से कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकाल रही है जो किसी पिट्यूटरी ग्लैंड को गवर्न कर रहे हैं। इसीलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्लैंड है ये। ठीक है, बहुत छोटी होती है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और इससे बहुत सारे हार्मोन निकल रहे हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमने इसे बांटा हुआ है, और इसको गवर्न हाइपोथैलेमस कर रहा है। इससे ग्रोथ हार्मोन, मेन हार्मोन इसका जो है वो है कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दो हार्मोन याद रखिएगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करा रहा है? ग्रोथ को बढ़ा रहा है और घटा रहा है, यानी कि आपकी लंबाई को मेंटेन कर रहा है। लंबाई को अगर ज्यादा निकलेगा तो, अगर ज्यादा निकला है तो जाइगेंटिज्म, अगर कम निकला है अंडर सिक्रीशन है तो डॉर्फिज्म। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन भी हमने बताया था, बर्थ हार्मोन है।
बर्थ में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, यानी मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है फीमेल, मिल्क को बाहर निकालना, इजेक्ट कराने में ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, ये स्लीप अवेक साइकिल चलाती है आपकी, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन, और इसमें जो आपका पीनियल ग्लैंड है वो हार्मोन मेलेटोनिन निकाल रही है जो स्लीप अवेक साइकिल है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड है, 2 लोब्स हैं, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें क्या हो रहा है, आपके थायराइड ग्लैंड से क्या निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं। जो हार्मोन निकल रहे हैं वो कौन से हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन है और कैल्सिटोनिन, T3 और T4। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो उसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। इसके अलावा जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करना, यानी कि आपका ब्लड में कैल्शियम ज्यादा था उसको किसमें ले जाएगा, बोन्स में ले जाएगा, ठीक। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन निकलता है। पैराथ हार्मोन क्या काम करता है, ये ब्लड कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है तो ये बोन से निकाल के ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, इम्यूनिटी देता है आपको। इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसीज हैं, T3 टाइप की लिम्फोसाइट्स, उनको एक्टिवेट कराएगा। पैनक्रियास से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, मेन 2 ही हमने बताया। इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हमने हटा दिया। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में हाई ग्लूकोज को लो ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लूकेगॉन का काम होता है ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाती है। इसमें इमरजेंसी हार्मोन निकल रहा है जो फाइट फ्लाइट हार्मोन है, जिसे एड्रिनलिन या एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, इसे एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, ठीक है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन भी निकलता है, एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन भी निकलता है। ये फाइट फ्लाइट हार्मोन है एपिनेफ्राइन, ठीक है। ये फाइट फ्लाइट हार्मोन है, इमरजेंसी में निकलेगा और मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर देगा, ब्लड प्रेशर को फास्ट कर देगा, हार्ट रेट को फास्ट कर देगा, रेस्पिरेशन को फास्ट कर देगा। इसके अलावा टेस्टिस और ओवरी दोनों को मिला के गोनेट्स कहते हैं। मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है। टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होता है, स्क्रोटम में होता है, इसलिए होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर को कम करे ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक। तो टेस्टिस जो है उससे जो हार्मोन निकलेगा उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे निकलता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करता है, जैसे तुम्हारी वॉइस हो गई, बियर्ड हो गई, मुस्टैच हो गई, ये सारे, और बाल्डनेस वगैरह, उनको कंट्रोल करने के लिए टेस्टिस है, ठीक। इसके अलावा ओवरी है, ओवरी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन रखता है, ठीक। इस तरह से प्यूबर्टी में ये हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से। आपके हार्मोन और ग्लैंड दोनों हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, इस तरह से हमने सारी ग्लैंड्स डिस्कस कर ली आज। हैव अ नाइस डे।